हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। आज हम स्वतंत्रता की बात करेंगे कि हमें संविधान से कौन कौन सी स्वतंत्रता मिली हुई है और आर्टिकल में कौन से भाग में ये बताया गया है और कौन से आर्टिकल में ये बात करी गई है। उससे पहले जो हमने कल वाली क्लास में हमने जो देखा था उसका एक थोड़ा सा रिकेप देख लेते हैं कि हमने पिछले वाली क्लास में क्या क्या देखा था। उसमें हमने समानता का अधिकार देखा कि हमें आर्टिकल में 14 से लेकर 12 और 13 में राज्य की परिभाषा दी गई है और विधि के समक्ष समता और समानता की बात करी गई है। उसी में 14 से लेकर 18 तक हमें समानता का अधिकार दिया गया है। ये अधिकार हमें ऐसे नहीं कि हमें उठते ही किसी ने अधिकार दे दिया। जो हमारा संविधान बनाया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इसमें काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। उन्होंने ही पूरा संविधान बनाया और उसका प्रारूप पेश किया कि हमें कौन कौन से स्वतंत्रता दी जाएगी, कौन कौन सी समानता दी जाएंगी, कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे। ये बताने वाले हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। तो हमने आर्टिकल 14 में क्या देखा था? विधि का शासन पढ़ा, जिसमें विधि की सम्यक प्रक्रिया और विधि के समक्ष समता देखी थी। विधि के समक्ष समता हमने ब्रिटेन से ली है और विधि के समानता संरक्षण किससे लिया है? अमेरिका से लिया है। आर्टिकल 15 में बताया गया कि 5 चीजें हैं जिसके बिना पर हमें अधिकार दिए गए हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उनके आधार पर कोई आपसे भेदभाव नहीं कर सकता। इनमें 5 कौन कौन से आते हैं? जिसमें है धर्म, वंश, जाति, लिंग और निवास। यह आपका आवास का जो स्थान है, यह आपका जो जन्म स्थान है, उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति आपसे भेदभाव नहीं कर सकता। आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, चाहे आप किसी भी मूल धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग से हो। उसके आगे हमने लोक नियोजन में समता देखी कि जो लोक नियोजन में व्यक्ति होते हैं उनको हर रूप से समानता दी जाएगी। समानता किस अधिकार पर? समानता हमें कौन देता है? राज्य हमें समानता देते हैं, लेकिन 3 वर्गों को आरक्षण दिया गया है इसी में, जिसमें एससी कैटेगरी के लोग आते हैं, एसटी कैटेगरी के और ओबीसी। कल हमारा एक पॉइंट छूट गया था जिसमें मैंने आपको ओबीसी जो क्रीमी लेयर की बात करी गई थी, उसमें क्रीमी लेयर क्या था? क्रीमी लेयर में ओबीसी को पहले ओबीसी को क्रीमी लेयर में नहीं रखा गया था, लेकिन जब आप आजकल देखते होंगे कि ओबीसी में भी काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, काफ़ी अच्छी जॉब में होते हैं, तो इसमें पिछड़ी जाति के लोग आते हैं, लेकिन जो काफ़ी संवर्ग लोग हैं उनको अब इसमें से हटा दिया जा रहा है या धीरे धीरे हटाते जा रहे हैं। क्रीमी लेयर होता है कि जिसकी परिवार की आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए या 8 लाख से कम होनी चाहिए, उसको क्रीमी लेयर में शामिल किया जाएगा। क्रीमी लेयर में शामिल होने वाले व्यक्तियों को ही आरक्षण दिया जाएगा। आगे हमने आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया और 18 में उपाधियों का अंत, कि कोई भी व्यक्ति कैसी भी तरह की उपाधि लेकर नहीं चलेगा। उसे अगर किसी को उपाधि मिलती है या उसे उपाधि चाहिए तो राष्ट्रपति जी की पूर्वानुमति लगेगी। और जो आप लोग ये देखते होंगे कि पद्मश्री दिया जा रहा है, पद्म विभूषण दिया जा रहा है किसी व्यक्ति को, तो वो उस स्पेसिफिक व्यक्ति को नहीं दिया जाता, बल्कि उसने जो कार्य किया उस क्षेत्र में, उस कार्य को बढ़ावा देने के लिए उसको वो सम्मान दिया जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है। तो ये रही हमारी अधिकार की बातें। अब आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसमें हम स्वतंत्रता पढ़ेंगे कि हमें किस किस जगह कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है संविधान के अंदर। ऐसा नहीं है कि संविधान ही एक सबसे बड़ी व्यवस्था है हमारे देश में, संविधानिक देश है हमारा। संविधान में जो लिखा होगा वो सर्वोपरि होगा। संविधान में जिसमें 19(1) आता है उसमें बताया गया है कि व्यक्ति को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए या दी गई है। वाक यानी बोलने की, अभिव्यक्ति आप किसी चीज को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) में दी गई है। उससे पहले आर्टिकल 19 को
कॉन्स्टिट्यूशन की बैकबोन कहा गया है, क्या कहते हैं इसे? बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी। बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे, कौन से आर्टिकल को? आर्टिकल 19 को। इसमें भी अलग अलग पार्ट है, 19 1 2 3 4 5 6 7 करके जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 19 जो पूरा है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की बैकबोन कहा गया है। इसमें सबसे पहले वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है, कौन कौन से क्षेत्र में स्वतंत्रताएं दी गई है, वो आइए देखते हैं। जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस जो आती है जिसमें विज्ञापन वगैरह होते हैं या आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं, उनको हर चीज में स्वतंत्रता दी गई है। आप किसी भी तरीके की न्यूज़ पढ़ लेते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो मनमर्जी से कोई भी न्यूज़ डाल दे रहे हैं या फिर मनमर्जी से छाप रहे हैं, उन्हें इस चीज़ की स्वतंत्रता दी गई है। विज्ञापन की स्वतंत्रता, कैसे भी होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए होते हैं, आप देखते हैं कि किसी भी चीज़ का हमें विज्ञापन करना है तो हम क्या करते हैं, उसके बड़े बड़े होर्डिंग लगवाते हैं या बैनर छपवाते हैं। ये सब किस में आता है? विज्ञापन की स्वतंत्रता में। चुप रहने का अधिकार, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि मंत्री जी होते हैं या फिर कोई सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, उनसे कोई भी ऐसी बात पूछी जाती है मीडिया द्वारा तो वो सिर्फ साइलेंट रह जाते हैं उस जगह, या फिर कुछ नहीं बोलते, आगे निकल जाते हैं। तो वो उनका एक अधिकार है। आप ये नहीं कर सकते कि इसमें व्यक्ति में तो देखो ईगो आ रहा है, ये कुछ नहीं बोलता। ईगो की चीज़ नहीं है, वो एक चुप रहने का उसका अधिकार है जो हमें आर्टिकल 19 1 में दिया गया है। उसके आगे टेलीफोन, जो भी अपन आज फ़ोन यूज़ करते हैं, तो एक रिकॉर्डिंग अलग चीज़ होती है, एक रिकॉर्डिंग व्यक्ति पर्सनल करता है। अपन कोई भी आजकल फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, सभी यूज़ करते हैं फ़ोन, उसमें रिकॉर्डिंग का सिस्टम आता है। तो फ़ोन रिकॉर्ड तभी होगा जब हमारी अपनी मर्जी होगी। ऐसे नहीं कि आगे से फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है, जिसने फ़ोन बनाया वो हमारा फ़ोन कभी भी टेप नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सरकारी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार, ये अधिकार हमें आरटीआई एक्ट से मिला है जो 2009 में पारित हुआ था और इसे 2010 में 10 से यह लागू है। कौन सा? आरटीआई एक्ट, सरकारी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसके बाद में धरना प्रदर्शन की स्वतंत्रता हमें संविधान में दी गई है। भाई आपको कोई भी अपनी चीज कोई भी अपनी डिमांड किसी से मनवानी होती है या किसी चीज के लिए आप हक से आवाज उठाना चाहते हैं या धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप बेशक कीजिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन उसमें किसी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए, मारधाड़ नहीं होनी चाहिए, तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए। किसकी तोड़फोड़? सरकारी संपत्ति की, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी निजी व्यक्ति के। ऐसे नहीं कि भाई मैम ने बताया था कि सिर्फ सरकारी संपत्ति, भाई आप ऐसे नहीं कि किसी का घर जाके तोड़ दिया, किसी का ऑफिस जाके तोड़फोड़ कर रहे हो, ये सब इसमें नहीं शामिल होना चाहिए। आप शांति से कीजिए, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, इसमें हड़ताल शामिल नहीं करी गई है। इसमें बी आएगा, जो आपने पहला पॉइंट पढ़ा, उसमें वाक और अभिव्यक्ति की शांतिपूर्ण सम्मेलन बिना शस्त्रों के, आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, वो बिना शस्त्रों के होना चाहिए। संघ बना सकते हैं, कोई भी अलग अलग धर्मों के या जातियों के अलग अलग संघ बने हुए होते हैं तो वो आप बना सकते हैं। ये हमें संविधान में स्वतंत्रता दी गई है विचरण करने की, कहीं घूमने की। आप कहीं भी आजकल कहीं भी बाइक लेकर निकल जाते हैं, कहीं भी स्कूटी लेकर निकल जाते हैं कि आज यहाँ घूमना है, आज वहाँ घूमना है। तो ये सब हमें स्वतंत्रता कहाँ से मिली है? संविधान में दी गई है। आवास की, आप अपने आय व्यय के लिए, रोजगार के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि पर्यावरण को देखते हुए कहीं पे भी आवास निवास कर सकते हैं, कहीं भी जाकर रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जहां आप जन्मे हैं तो आप वहीं रहना होगा, स्पेसिफिक जगह आप कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं। संपत्ति, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार से हटा दिया गया है और इसे आर्टिकल 300A में जगह दी गई है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब हमें स्वतंत्रता 7 की जगह सिर्फ 6 प्रकार की मिलती है। इसमें आजीविका, जिसमें आजीविका के लिए
कहीं भी आप अपने कमाई के साधन के लिए बाहर जाकर कहीं भी रह सकते हैं। तो ये हमारी 6 तरीके की स्वतंत्रताएं हो गई। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की, संघ बनाने की, विचरण करने की, आवास बनाने की और आजीविका प्राप्त करने की। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें संविधान में दी गई है। वाक और अभिव्यक्ति, बोलने और अभिव्यक्त करने की। ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी हमारा अभिव्यक्त कर देंगे, हमारे मन के विचार अभिव्यक्त कर देंगे। आजकल तो भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग कहीं भी लेकर फ़ोन लेकर वीडियो बनाने लगते हैं। तो क्या वो चीज़ सही भी है? कई जगह हम उसको सही बता सकते हैं और कई जगह हम उसके नकारात्मक पहलू पेश कर सकते हैं। तो इसमें हमें कई तरह की सीमाएं दी गई है। हमारे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक है जब तक देश की अखंडता व संप्रभुता को कोई नुकसान ना हो। ऐसे नहीं है कि हम वही कहीं भी लेकर चालू हो गए, फ़ोन लेकर चालू हो गए, रिकॉर्डिंग करने लग गए, या फिर देश के लिए कुछ भी बोलने लगे, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या दूसरे देशों के बढ़ावा देने के लिए कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। हमारी देश की अखंडता व संप्रभुता को इससे नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा का अधिकार भी व्यक्तियों, अगर व्यक्ति सही रहेंगे, व्यक्तियों का गुट सही रहेगा या सम्मेलन सही रहेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का राज्य भी एक अच्छी स्थिति में रहेगा। विदेशी राज्यों के साथ हमें मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर चलने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम मित्र राष्ट्र जो होते हैं उनके लिए कुछ अलग या फिर गलत बयानबाजी कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ गलत हो जाएगी। न्यायालय की अवमानना हमें नहीं करनी चाहिए। न्यायालय सर्वोपरि होता है, उसे न्याय देने का पूरा अधिकार होता है। न्यायालय सिर्फ सही के फेवर में पक्ष देगा। हमें यह मानना चाहिए, अगर हमारा संविधान बना है, उन्होंने न्यायालय को सर्वोपरि रखा है, तो किसी रीजन से या किसी कारण को देखते हुए रखा होगा। ऐसे नहीं कि मनमर्जी से न्यायालय को सबसे बड़ी सीट दे दी गई है। तो हमें ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिसमें न्यायालय की अवमानना हो। मानहानि का, किसी का गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार सभी को होता है। तो ऐसे नहीं कि आप किसी का नैतिक मूल्यों का अवहेलना कर रहे हैं या किसी का मान सम्मान करे बिना या किसी का मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा इसमें स्वतंत्रता आपको नहीं दी जाती है। लोक व्यवस्था बनाए रखना, नैतिकता व सदाचार और अपराध उद्दीपन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई चीज़ बोल रहे हैं, किसी चीज़ को अगर आप कोई चीज़ बोलते हैं तो उसे अपराध की श्रेणी में, आप ऐसे कोई बात मत बोलिए कि कानून को आपको उसे अपराध की श्रेणी में लाना पड़े। तो ये हमारे वाक और अभिव्यक्ति की सीमाएं हो गई। आगे चलते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन की सीमाएं। शांतिपूर्ण सम्मेलन जिसमें भारत की संप्रभुता व अखंडता बनी रहनी चाहिए। आजकल आप देखते होंगे कई जगह सम्मेलन किए जाते हैं। हिंदू वर्ग के लोगों के लिए अलग सम्मेलन किया जा रहा है, मुस्लिम वालों के लिए अलग सम्मेलन किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसी बातें करी जाए जिसमें राष्ट्र की अखंडता या संप्रभुता को ठेस पहुँचे या उसे किसी तरह की हानि हो। तो हम ऐसी बात किसी भी सम्मेलन में नहीं करनी चाहिए। लोक व्यवस्था जैसे सभी लोग हैं, उन लोगों की, अगर किसी समाज में कोई सम्मेलन हो रहा है किसी स्पेसिफिक समाज का, जैसे आप देख लीजिए कोई मीणा समाज है, तो मीणा समाज वाले अगर कोई अपना सम्मेलन कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि बाहर वाले कोई लोग आकर उस सम्मेलन में लाठी चार्ज करने लग गए या वो इस सम्मेलन के लिए अवहेलना करने लग गए या फिर गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसी चीज़ उन चीज़ों में नहीं होनी चाहिए। बाहर वाले लोगों को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए किसी सम्मेलन में, अगर कोई सम्मेलन हो रहा है तो, और अपनी लोक व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। संघ कब बना सकते हैं, उसकी क्या क्या लिमिट्स या लिमिटेशन होनी चाहिए, वही भारत की अखंडता व संप्रभुता बनी रहनी चाहिए, लोक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और नैतिक मूल्यों का ह्रास नहीं होना चाहिए। विचरण व आवास की स्वतंत्रता हमें दी गई है, जिसमें 2 तरीके की सीमाएं बताई गई है। हम विचरण कहाँ कर सकते हैं, जहाँ ऐसा नहीं कि मनमानी है विचरण करने की, कि हमारे संविधान में बताया गया है हम कहीं भी जाकर विचरण कर सकते हैं। भाई सबके अपने अपने प्राइवेसी होती है। अब आप कहना चाहें कि भाई मेरे को तो पीएम हाउस में जाके रहना है,
वही, ये थोड़े ना मनमानी चलेगी। यहाँ दिया गया है कि जनसाधारण के हित में वह चीज होनी चाहिए, और ये नहीं कि जनजातीय लोगों के हित में। आप कहे कि हमें तो अंडमान निकोबार में जाके रहना है उन जनजातीय लोगों के बीच में, तो वो चीज सही नहीं रहेगी। वो इन चीजों की सीमाएं हैं, आप उससे बाहर जाके ये बात कर रहे हैं। आजीविका की सीमाएं बस यही कि जनसाधारण के हित में होनी चाहिए। आप ऐसा कोई इलीगल काम ना करें सिर्फ आजीविका कमाने के लिए कि वो जनसाधारण के हित में ना हो। आर्टिकल 19 हो गया हमारा, जिसमें हमने स्वतंत्रताएं देखी, कौन कौन सी स्वतंत्रता हमें मिली गई है और हमारे संविधान में हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है। अब आर्टिकल 20, जिसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के समय संरक्षण। जब हम कोई अपराध कर देता है या कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसे दोष सिद्धि यानी कि जो उसने कार्य किया है उसके निवारण के लिए उसमें संरक्षण दिया गया है कि उसे कौन कौन से संरक्षण प्राप्त होते हैं। तो इसमें पहला दिया गया है नो एक्स पोस्ट फैक्ट टू लॉ, यानी किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए या अपराध के तहत सजा दी जानी चाहिए जो उसने उस समय किया था। अर्थात आपराधिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने चोरी की है तो आप उस पर सिर्फ चोरी का ही आरोप लगा सकते हैं, आप उस पर हत्या का आरोप नहीं लगा सकते। ये नियम क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उस कानून के तहत सजा दी जा सकती है जो अपराध के समय लागू था। जो उसने अपराध किया उसी की सजा उसे आर्टिकल 20(1) में बताया गया है कि उसी की सजा उसे दी जा सकती है। अर्थात आपराधिक कानून, दो तरह के कानून होते हैं जिसमें सिविल कानून आता है और एक आपराधिक कानून आता है। तो सिविल कानून में होते हैं कि इससे सिर्फ नागरिक से नागरिक, व्यक्ति से व्यक्ति जुड़ा होता है। इस कानून में, सिविल कानून में फर्क व्यक्ति से व्यक्ति को पड़ता है। जैसे इसमें आ गए तलाक, इसमें तलाक शामिल हो सकता है, विवाह शामिल हो सकता है, या फिर कोई भी संपत्ति के कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, हमें कोई संपत्ति का कार्य करना है तो वो इसमें शामिल किए जा सकते हैं सिविल कानून में। आपराधिक कानून में चोरी, हत्या या घूसखोरी, ये सब आपराधिक कानून में शामिल होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि आपराधिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं हो सकता और यह कानून सिर्फ आपराधिक कार्य के लिए, सिविल कानून के लिए इसे लागू नहीं किया जाएगा। 20(1) में कहा गया है। अब 20(2) में क्या बताया गया है कि नो डबल जियोपार्डी, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को सजा सुना दी गई किसी की, उसने चोरी करी है तो उसे 3 साल या 2 साल की सजा दे दी गई है और जब वो बाइज्जत बरी हो जाता है 2 साल बाद में उसे रिहा कर दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस के द्वारा उसे वापस से पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। ये इस वाले अधिनियम के खिलाफ है। नो डबल जियोपार्डी, इसमें इसे शामिल किया गया है। आर्टिकल 20(3) कहता है कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप काफ़ी सारी मूवीज़ देखते होंगे, वो मूवीज़ से ही पता चलता है कि पुलिस में ऐसा होता है कि पुलिस उसके काफ़ी अच्छा उसको रिचार्ज कर देती है, आप ये बोल सकते हैं कि डंडे मार मार के। तो इसमें दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। इसे अधिकार निम्न बातों के लिए संरक्षण नहीं देता: स्वयं को शारीरिक रूप से प्रस्तुत करना पड़ेगा। यह अधिकार निम्न बातों का संरक्षण नहीं देता, मतलब स्वयं को शारीरिक रूप से प्रस्तुत करना पड़ेगा। अंगूठे का निशान भी लगवा सकते हैं, हस्ताक्षर करवा सकते हैं और रक्त का नमूना, ब्लड ग्रुप चेक करवाने के लिए उसका ब्लड ग्रुप भी ले सकते हैं। आर्टिकल 20 केवल आपराधिक कानूनों से संरक्षण देता है।
इसमें सिविल कानून लागू नहीं होंगे और आपराधिक कानून, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपराधिक कानूनों में राज्य से, व्यक्ति से राज्य को हानि पहुंचती है। यह व्यक्ति और राज्य में संबंध बताता है। सिविल कानून सिर्फ व्यक्ति से व्यक्ति तक होता है। आर्टिकल 20 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने स्वतंत्रताएं देखी, कौन कौन सी स्वतंत्रता हमें दी गई है। आर्टिकल 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किस तरह से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा के बिना भी किसी व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अब विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कोई अभी तक ये किसी ने डिटेल में इसको समझा नहीं पाए हैं कि विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या होगी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होगी। कानून ने जो बता दिया, जो कानून हमारा बना, उस समय जो कानून बनेगा उसके हिसाब से हमें प्राण व दैहिक स्वतंत्रता दी जाएगी। इसमें केस हुआ है गोपालनवाद, जिसमें गोपालनवाद 1950 ईस्वी में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की थोड़ी संकीर्ण व्याख्या की है, उसे खुलकर नहीं बताया है। इसमें विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत माना कि न्यायपालिका केवल उन्हीं कानूनों की समीक्षा कर सकती है जो कार्यपालिका द्वारा बनाए गए हैं। विधायिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनकी समीक्षा न्यायपालिका नहीं कर सकती। और ये एक संकीर्ण व्याख्या गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई। उसके बाद में जैसा कि आप देख रहे हैं, न्यायपालिका को विधायिका की किसी भी कानून की समीक्षा करने का इसमें अधिकार नहीं दिया गया है, और न्यायपालिका को कार्यपालिका के सभी कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार दिया गया है। तो इसे एक संकीर्ण व्याख्या कहा गया है। किसकी? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की एक संकीर्ण व्याख्या है। इसके बाद में एक केस और आता है, मेनका गांधीवाद, जो 1978 में हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को थोड़ा विस्तार से समझाया कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका जो दोनों कानून बनाएगी, उन दोनों की कानूनों की व्याख्या कर सकती है, उन दोनों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, और ये विधि की सम्यक प्रक्रिया के रूप में आएगा। वो क्या था? विधि के समक्ष प्रक्रिया, और ये है विधि की सम्यक प्रक्रिया। इसके तहत न्यायपालिका कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों के साथ साथ विधायिका के स्वेच्छाचारी कार्यों का भी कर सकती है, अर्थात वह किसी भी कानून की समीक्षा कर सकती है, चाहे वह कानून प्राकृतिक कानून है या नहीं। यदि कोई कानून प्राकृतिक कानून के विरुद्ध है, अतार्किक है, अनुचित है या अन्यायपूर्ण कानून है, तो उसे बदल भी सकती है। कौन? न्यायपालिका उसे बदल भी सकती है, चाहे वह कानून कार्यपालिका द्वारा बनाया गया हो या फिर विधायिका द्वारा। तो न्यायपालिका को यह अधिकार हुआ किसके बाद में? मेनका गांधीवाद के बाद में, 1978 के बाद में। इस सिद्धांत के अनुसार न्यायपालिका कानून का अक्षरशः पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो विधायिका ने कानून बना दिया, चाहे कैसा भी कानून बनाया हो, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, तो जो हमने पहले वाली व्याख्या देखी, संकीर्ण व्याख्या गोपालनवाद में, तो उसमें विधायिका द्वारा जो भी कानून बना दिए गए उसकी व्याख्या न्यायपालिका नहीं कर पाएगी, सिर्फ कार्यपालिका के कानूनों की व्याख्या कर सकती है। आगे देखते हैं, विधि की सम्यक प्रक्रिया। वो थी विधि के समक्ष प्रक्रिया, और यह विधि की सम्यक प्रक्रिया, जिसमें न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधायिका और कार्यपालिका दोनों के द्वारा बनाए गए किसी भी कार्य की समीक्षा कर सकती है। इसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में किसे शामिल किया गया है? मानवीय। ऐसा नहीं है कि जीवन मिल गया तो हम उसे ऐसे ही जी रहे हैं, किसी भी अपनी मनमानी से जी रहे हैं या फिर किसी के दबाव में आकर जी रहे हैं।
हमें जीने का अधिकार किस तरह मिलना चाहिए? हम प्रतिष्ठा के साथ किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार होना चाहिए। स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल, वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा दी जानी चाहिए। कैसे माहौल में हमें रहना चाहिए? जहाँ का पर्यावरण शुद्ध हो, हमें पानी अच्छा मिल रहा हो, प्रदूषण रहित पानी मिले और अच्छी जलवायु वातावरण अच्छा होना चाहिए। जीवन रक्षा का अधिकार, ऐसे नहीं है कि आप ऐसे माहौल में जाकर रहने लग जाएं, वहाँ दंगे फसाद चल रहे हैं या फिर आए दिन नित उठकर ही वहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही है। तो जीवन रक्षा का अधिकार हमें होना चाहिए। निजता का, प्राइवेसी का अधिकार, आश्रय का अधिकार, हमें एक रहने के लिए अच्छी सुविधा होनी चाहिए। स्वास्थ्य का अधिकार भी इसमें शामिल किया गया है। 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये एक अधिकार है हमारा जो संविधान में दिया गया है। इससे हम इस अधिकार को मूल अधिकार के साथ साथ इसे मूल अधिकार में जगह दी गई है, प्लस डीपीएसपी में जगह दी गई है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे हम आगे कवर करेंगे, और ये हमारा मूल कर्तव्य भी है। जब तक व्यक्ति का अपना मूल कर्तव्य समझकर किसी बात को नहीं अपनाएगा तब तक वह नियम कानून लागू नहीं होंगे। तो सरकार ये चाहती थी कि सिर्फ अधिकार ही नहीं कि ये आपका अधिकार है, ये आपका कर्तव्य भी होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएं। ये हमारे इन तीनों में शामिल किया गया है, जो मूल अधिकार भी है, डीपीएसपी भी है और मूल कर्तव्य भी है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को अगर वह गरीब है तो उसे अपना लॉयर चुनने का, जिसे सरकारी लॉयर कहा जाता है, वो अधिकार होना चाहिए। किसी को अगर अकेले कारावास में बंद करा जा रहा है या फिर अकेले कारावास में बंद रहने की सजा दी जा रही है तो वो उसके लिए भी आवाज उठा सकता है कि उसे अकेले नहीं रहना है। त्वरित सुनवाई का अधिकार, किसी की सुनवाई अगर टाली जा रही है या फिर आप कह सकते हैं कि आगे से आगे डेट दी जा रही है तो उसे जल्दी से अपनी सुनवाई करने का अधिकार भी है। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। देर से फांसी आप किसी को नहीं लगा सकते, जो टाइम कोर्ट ने डिसाइड किया है उसी समय पर उसे फांसी दी जानी चाहिए। विदेशी यात्रा, सभी व्यक्तियों को विदेशी यात्रा करने का अधिकार है। आजकल तो भाई सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, देख देख कर ही लोग बाग इधर से उधर घूमते रहते हैं कि हाँ भाई हमारी फ्रेंड यहाँ घूम रही है तो हमें भी भाई यहाँ ही जाना है इस चीज़ के लिए लेकर, और काफ़ी बहस भी हो जाती है पार्टनर्स में। तो भाई ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है तो एक लिमिट तक उसका यूज होना चाहिए। बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, 14 वर्ष तक के बच्चों को आप किसी तरीके की बंधुआ मजदूरी में नहीं लगा सकते। 14 वर्ष तक के बच्चों को हिरासत में शोषण के विरुद्ध, अगर किसी को हिरासत में लिया गया और उसके साथ शोषण हो रहा है तो वो उसके विरुद्ध उसे अधिकार है, वो उसकी अपनी आवाज उठा सकता है। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज, सरकारी अस्पतालों में जाकर आप उचित इलाज के लिए, ये आपका अधिकार है। राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, भाई राज्य आपको किसी भी कारणवश बाहर निकाल रहा है या फिर आपको बाहर जाने के लिए कह रहा है तो ऐसा नहीं है, आप उससे रीजन पूछ सकते हैं कि भाई मैंने ऐसी क्या गलती की है। तो राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, उसे जीवन की आवश्यकताएं क्या है, रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी और कपड़ा उसे कैद में दिया जाना चाहिए। महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सभी के सामने फांसी किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, यह हमारे संविधान में लिखा गया है। फांसी के समय सिर्फ 2 या 3 व्यक्ति वहां पर उपस्थित होते हैं। सुनवाई का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, किसी भी
वाद विवाद में हम दोष सिद्धि के लिए कि हमारा दोष क्या है, ये हमें जानने का अधिकार होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार, सामाजिक व आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार हमें इसमें आर्टिकल 21 में दिए गए हैं। इसमें मार्केटर्स, जो मार्केटर्स होते हैं वह अपनी मनमानी करते हैं, तो उनके विरुद्ध भी हमें अधिकार दिया गया है। जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग, आपकी इच्छा हो तो आप विनियोग कर सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं तो आप विनियोग नहीं कर सकते, तो इसका अधिकार भी है। चयन, सोने का अधिकार, आजकल भाई इस चीज का अधिकार तो सभी अच्छे से यूज में कर लेते हैं। पढ़ाई करने बैठते हैं और याद आ जाता है कि भाई शयन का अधिकार मिला हुआ है संविधान से, तो थोड़ी देर सो जाते हैं। तो शयन का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, आजकल डीजे वगैरह, आजकल तो ये गाड़ियों में डीजे लग लग के आने लग गए, तो कहीं भी चले जाओ हर जगह आपको डीजे, और इतना लाउड डीजे मिलता है, वो आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति पर बहुत गंदा असर डालता है, बहुत गंदा प्रभाव डालता है, तो उसके विरुद्ध भी आपको अधिकार है। विद्युत बिजली का अधिकार, हर घर जल, ये सभी इन्हीं अधिकारों में शामिल किए गए हैं। अब इसी में आर्टिकल ए जोड़ा गया है 21A में, जिसमें शिक्षा का अधिकार, ये हमें 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। ये आर्टिकल 21A हमें बताता है, जिसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 2002 में जोड़ा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया तथा राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE एक्ट 2009 पारित किया गया, और तथा 1 अप्रैल 2000 से यह 2010 से यह अधिनियम चल रहा है। अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की संख्या निःशुल्क व तथा अनिवार्य तथा निजी विद्यालयों में भी 25% गरीब बच्चों को सीटें इसमें दी जाती है। कितने? 25% गरीब बच्चों को इसमें प्रवेश दिया जाना चाहिए, जिनकी फीस का इनका वहन कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। सॉरी, राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार करती है। राज्य सरकार भी इनके लिए अलग अलग प्रावधान बना सकती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार से की मदद से यह कानून चला रही है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 21, जिसमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है और कौन कौन से अधिकार हमें प्राप्त है। अब आता है आर्टिकल 22, जिसमें गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण दिया गया है, लेकिन कुछ ही दशाओं में। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कहीं बम ब्लास्ट कर रहे हो, कोई आतंकवादी बन रहे हो, कहीं पे जाके किसी को मार दिया, तो उसके लिए उन दशाओं में तो भाई जेल क्या फांसी भी हो सकती है। तो कुछ दशाओं में आपको गिरफ्तारी से व निरोध से संरक्षण प्राप्त इसमें बताया गया है। गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक होगा। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है, किसी ने कोई क्राइम किया, उसे गिरफ्तार करने जा रही है, तो सामने वाले का यह अधिकार है, और पुलिस वालों को भी ये बताना आवश्यक होगा कि उसे किस बिना पर या किस कारण से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। विधि व्यवसायी किसे कहा जाता है? जो लॉयर होते हैं, उनसे परामर्श करने का अधिकार होता है। भाई आप जेल में उसे ऐਵੇਂ ही नहीं डाल देंगे कि उसने कोई गलती करी है या नहीं करी है, ये कौन बताएगा? न्यायालय घोषित करेगा। उससे पहले वह अपने लिए वकील हायर कर सकता है। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश किया जाना चाहिए, उसकी पेशी होनी चाहिए। इन 24 घंटों के अंदर यात्रा का समय शामिल नहीं किया जा सकता। अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं और आपको यहाँ लाना पड़े, तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, कोई गाड़ी से आ रहे हैं या फिर फ्लाइट से आ रहे हैं, तो वो जो आपकी यात्रा का समय लगेगा उसे इस 24 घंटे में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन 2 प्रकार के लोगों को यह अधिकार उपलब्ध नहीं है। शत्रु देश का नागरिक, आजकल कौन है शत्रु देश? पाकिस्तान, वही बना हुआ है अच्छा खासा शत्रु। तो उस देश के नागरिकों को निवारक निरोध कानून के तहत जिसे गिरफ्तार किया गया है, प्रिवेंशन डिटेक्टिव लॉ, ये एक लॉ है
जिसके अंदर किसी के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसे ये तीनों संरक्षण नहीं दिए जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि उसे कारण बताया जाए, उसे वकील करने की भी वकील से परामर्श करने का भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि उसे 24 घंटे के भीतर ही, उसे पहले या बाद में भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। निवारक निरोध कानून के तहत जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको मैक्सिमम 3 माह के विरुद्ध 3 माह के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश से निरोध की अवधि बढ़ाई जा सकती है। मैक्सिमम 3 माह के लिए उसे किसी कार्य से निरुद्ध किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपने उसे साल 1.5 साल अपने पास बैठा के रख लिया। उसे निरोध करने का कारण जानने का भी अधिकार होगा। जनहित में कुछ तथ्यों को नहीं भी बताया जा सकता है। अगर सामने ऐसी कोई बातें अगर किसी को ठेस पहुंचा रही है या फिर जनहित के सुरक्षा में नहीं है या फिर वो अमानवीय रहेगी तो उन चीजों को गुप्त रखा जा सकता है, उन्हें छुपाया जा सकता है। निरोध किए गए व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध अभिव्यक्ति का अधिकार है या अपील करने का अधिकार है। वह अपनी अपील कर सकता है अपने बारे में या अपने संरक्षण के बारे में, अपने बचाव के पक्ष में अपनी बातें या विचार रख सकता है। तो ये किस में आ गया? निवारक निरोध कानून के तहत। 44वें संविधान संशोधन 1978 से निवारक निरोध कानून के तहत किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई है। कब से? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये विषय केवल संघ निवारक निरोध कानून बना सकता है, जिसमें ये जो 3 माह से 2 माह कर दी गई है वे विषय जिस पर केवल संघ निवारक निरोध कानून बना सकता है। कौन कौन से होंगे? रक्षा, देश की सुरक्षा और विदेशी मामले। भाई रक्षा, देश की रक्षा का कार्य संघ के पास होता है, रक्षा और सुरक्षा का, और विदेशी मामले भी संघ संभालती है। तो संघ को ही इस पर निवारक निरोध पर कानून बना सकती है। वे विषय जिन पर राज्य व संघ दोनों निवारक निरोध कानून बना सकते हैं वो कौन से होंगे? जिसमें राज्य की सुरक्षा आएगी और लोक व्यवस्था शामिल करी जाएगी। राज्य की सुरक्षा के लिए राज्य भी कानून बना सकता है और संघ भी। लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन दोनों की जिम्मेदारी होगी केंद्र और राज्य स्तर पर। समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति व सेवाओं को बनाए रखना। कोई समुदाय है, अगर वह किसी भी परेशानी में है या उसे उस कार्य से या उस, आप कह सकते हैं कि उस कानून से अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर उसका अस्तित्व खतरे में हो रहा है तो उनके लिए आवश्यकता के लिए आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने का कार्य केंद्र व राज्य दोनों करेगी। निवारक निरोध कानून के तहत आप देख रहे होंगे कि अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, तो काफी दयनीय घटना ये हमारे सामने आई है। तो जो वहाँ की जो जांच है वो कौन कर रही है? वो इनके तहत ही वो सब आते हैं जिसमें निवारक निरोध अधिनियम 1950, मीसा एक्ट, इसमें आंतरिक जो मामले होंगे उसे सुनवाई करी जाती थी। लेकिन अब मीसा को और टाडा और पोटा इन सबको निरस्त कर दिया गया है। अभी जो दिल्ली पुलिस दिल्ली में जो क्राइम हुआ है उसकी सुनवाई किसके अंडर हो रही है? UAPA, जिसे 1967 में बनाया गया था। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत हमारी दिल्ली की जांच पड़ताल हो रही है। और इसमें कौन सी संघ शामिल है? ये NIA के तहत इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये जो कानून बना है निवारक निरोध कानून वो इसी में शामिल किया गया है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। जो हमारा दिल्ली ब्लास्ट हुआ है वो किस में आएगा? अब निवारक निरोध कानून में
शामिल किया जाएगा। और इसका कार्य कौन संभालेगी? एक एजेंसी है या एक संघ बना हुआ है, UAPA करके 1967 में इसे बनाया गया था और इसका 3 या 4 बार इसका संशोधन किया गया है। 2004, 2008, 2013 और 2019, 4 बार इसका संशोधन किया जा चुका है। 2019 में शामिल किया गया कि पहले शामिल था कि किसी व्यक्ति, किसी संघ को ही आतंकवादी घोषित कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। संघ के अलावा किसी पर्सनल व्यक्ति को भी आतंकवादी इस एक्ट के तहत या फिर इस अधिनियम के तहत घोषित, इस कानून के तहत घोषित किया जा सकता है। तो आज हमारी क्लास यहीं तक रखते हैं, आर्टिकल 22 तक। आगे की क्लास हम अगले दिन देखेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। चलिए, आज की क्लास यहीं तक है। तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाइए और आज की क्लास डाउनलोड करके अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।